2025 की Q3 की रैंकिंग अब आ गई हमारे पास, और इस रैंकिंग की सबसे स्पेशलिटी ये कि यहाँ पे मोबाइल फोन्स जो सबसे ज्यादा बिका है Q3 2025 में, जो पर्टिकुलर हैंडसेट की सेल सबसे ज्यादा हुई है ना, वो है आपका एप्पल का आईफोन 16। यस, आईफोन 16 का शिपमेंट यहाँ पे सबसे ज्यादा हुआ है। और ये एक खास बात बताते हैं इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट की कि 50,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक आईफोन का जो दबदबा है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कई सारे लोग ऐसे जो अब अपना बजट इंक्रीज कर रहे हैं, महंगे और प्रीमियम फोन पे जा रहे हैं, और जो कंपनी प्रीमियमाइजेशन के अच्छे ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है वो कंपनी यहाँ पे लीड कर रही है। चलिए सीधे सीधे रैंकिंग की बात करते हैं। फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे किस कंपनी की है, और फर्स्ट पोजीशन आती है अपनी वीवो की वाई सीरीज, और अंडर 10,000 रुपीज में जो फोन्स निकाले वो काफी ज्यादा बिकते हैं। और वीवो का मार्केट शेयर इंडिया में 18.3% है, और ईयर ऑन ईयर Q3 में उसने ग्रोथ दिखाई 20.7% की। और हाँ, वीवो के अंदर मैंने आईक्यू को टोटली यहाँ पर अलग रखा है, और आप देख सकते हैं कि वीवो और आईक्यू के मिला के ये कंपनी इंडिया में नंबर 1 प्लेयर यहाँ पे बन जाते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इवन बात करें तो वीवो में वी सीरीज के फोन्स भी इनके काफी ज्यादा बिकते हैं। हालांकि एक्स सीरीज के साथ वो बात कही नहीं जा सकती, क्योंकि एक्स सीरीज देखने में काफी अच्छी है लेकिन उसका वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं जाता, और ना ही जो फोल्ड है वीवो का वो भी इतना ज्यादा कमाल दिखा पाए। लेकिन जो मास सेगमेंट है वाई सीरीज और वी सीरीज, और इवन जो वीवो की टी सीरीज के फोन है, वहां से वीवो का वॉल्यूम जनरेट होता है, और वो फोन बेच के वीवो इंडिया में नंबर 1 बनी है। तो ये बात है। इसके अलावा सेकंड पोजीशन है यहाँ पे आपके ओप्पो की जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी हुई है, 4.2% की ग्रोथ है, और मार्केट शेयर है 13.9% का। और ओप्पो के अंदर मैंने वन प्लस को इंक्लूड नहीं है। हालांकि एक सिंपल सी बात देखी जा रही है कि ओप्पो अपने बजट फोन, मिड रेंज फोन और अपने फ्लैगशिप पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, और वन प्लस को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर दिया। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ओप्पो वाले जानबूझ के वन प्लस को दबा रहे हैं ताकि ओप्पो यहाँ पे उठ सके। क्योंकि सच बात बताऊं, वन प्लस रैंकिंग में लास्ट पहुंच चुका है, लेकिन ओप्पो सेकंड पोजीशन पर है। और ओप्पो की मदद करिए ओप्पो के A5 स्मार्टफोन ने, जो इनका यहाँ पे काफी ज्यादा बिका है। इसके अलावा रीनो सीरीज इनकी काफी अच्छी बिकी है, और रिसेंटली जो के सीरीज के फोन निकाले थे जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड थे वो भी यहाँ पे काफी अच्छे बिके। इसके अलावा ओप्पो अपनी फाइंड X8 सीरीज को भी निकालता है, और अब फाइंड X9 सीरीज को भी निकाल रहा है। लेकिन बात ये है, सच बात बता रहा हूँ, ओप्पो की फाइंड सीरीज बिल्कुल भी नहीं बिक रही मार्केट में इसका स्टॉक बहुत ही रेयरली बिकता है। कैमरास वगैरह अच्छे कर रहे, प्रीमियम फ्लैगशिप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओप्पो अपनी सेकंड पोजीशन पर ही मेंटेन रहे। और देख के ऐसा नहीं लग रहा कि वीवो को आने वाले समय कोई बड़ा टक्कर दे पाएगा, क्योंकि ओप्पो को यहाँ पे और ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन निकालने की जरूरत है। लेकिन एडवर्टाइजिंग और जो ऑफलाइन में जो कंट्रोल है ओप्पो का, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। और थर्ड पोजीशन पर एक ऐसी कंपनी आती है जो ऑलमोस्ट टॉप 3 में कई सालों से खेलती रहती है, और वो है सैमसंग की देखा तो मार्केट शेयर है 12.6%, और इसने भी 6.3% की ग्रोथ दिखाई है। और सैमसंग के साथ बात है कि अक्सर हम लोग इसके ए सीरीज, एम सीरीज, एफ सीरीज की बात करते हैं, लेकिन इस बार सैमसंग ने प्रीमियम में भी काफी एक अच्छा काम करके दिखाया। प्रीमियम में बताऊं क्या काम किया, यहाँ पे गैलेक्सी S24 जो पुराने गैलेक्सी की लाइनअप है उसमें S24 बिका, S24 का स्नैपड्रैगन वर्जन निकाला वो बिका, और S24 FE 30 से 40,000 रुपए के सेगमेंट में बहुत ज्यादा बिका है। यस, ये बात रहती है। इसके अलावा ए सीरीज के फोन और बजट में एफ सीरीज और एम सीरीज भी इनकी वॉल्यूम यहाँ पे निकाल कर देती है, और ऑनलाइन में इनको काफी अच्छा सेल्स में बूस्ट मिला, और ऑफलाइन में भी इन्होंने प्रीमियमाइजेशन टच किया है। लेकिन सैमसंग के साथ बात है कि सैमसंग को यहाँ पे थोड़ा बहुत बैकलैश मिला है इसके बजट सेगमेंट के अंदर, एफ सीरीज और एम सीरीज के अंदर, क्योंकि एफ सीरीज, एम सीरीज डायरेक्टली चाइनीज कॉम्पिटिशन से कम्पीट करती है, और एफ सीरीज और एम सीरीज में वो क्वालिटी देखने को नहीं मिल रही, वैसी परफॉर्मेंस, वैसा कैमरा, कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, जिसके कारण वीवो हो गया, आईक्यू हो गया, ओप्पो हो गए, इनके जो फोन्स होते हैं लोग उसके ऊपर जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय कि सैमसंग के ऊपर जाना, क्योंकि वो कंसिस्टेंट क्वालिटी वहाँ पे नहीं है। लेकिन जैसे ही लोग अपनी एस सीरीज में कुछ अच्छे फोन्स निकालना शुरू कर देते हैं और पुराने फोन्स पे जब डिस्काउंट देते हैं वो यहाँ पे बिकने लगता है, और यही सैमसंग के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजिंग वाली बात है। और फोर्थ पोजीशन एक ऐसी कंपनी की जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंडिया के टॉप 5 मार्केट में अपनी एंट्री लेगी, और वो है एप्पल की। एप्पल इंडिया का सेकंड फास्टेस्ट स्मार्टफोन ग्रोइंग ब्रांड होता है, 25.6% की ग्रोथ है, और 10.4% का मार्केट शेयर है। और एप्पल का बताऊं सबसे ज्यादा इस बार कौन सा प्रोडक्ट बिका, आईफोन 16 की सेल सबसे ज्यादा हुई है। सेकंड पोजीशन पर आईफोन 15 बिका है, फिर आईफोन 17 का नंबर आता है, और आईफोन 17 की प्रो मैक्स भी यहाँ पे काफी अच्छे बिके।
यहाँ तक कि आपको बता सकता हूँ कि 50,000 से लेकर 70,000 के सेगमेंट में एप्पल के आईफोन का ही दबदबा है। इस रेंज में जब भी कोई फोन लॉन्च होता है तो आईफोन के अलावा लोग दूसरी तरफ देखते ही नहीं है। आप मेरी बात नोटिस करिए, क्योंकि 50,000 से लेकर 70,000 में वन प्लस अपना फोन निकालती है, कई बार वीवो देखने को मिलता है, iQOO देखने को मिलता है, मल्टीपल कंपनीज के फोन है। लेकिन ये प्राइस कैटेगरी ऐसी है कि यहाँ पे लोग दूसरी तरफ देख ही नहीं रहे, लोग सिर्फ आईफोन को देख रहे हैं और आईफोन को ही ले रहे हैं। इसके अलावा 70,000 रुपए के बाद आईफोन 16 प्रो, आईफोन 17 प्रो, ये फोन्स भी काफी ज्यादा बिकते हैं। लेकिन यहाँ पे सैमसंग का S25 अल्ट्रा भी काफी बिकता है। तो प्रीमियम में S25 अल्ट्रा से थोड़ा कंपटीशन इधर आता है इधर, लेकिन फिर भी एप्पल का यहाँ पे दबदबा है। इवन 70,000 रुपए के ऊपर 66% जो मार्केट है वो एप्पल लेके बैठा हुआ है, जो बहुत बड़ी चीज बताता है कि एप्पल की डोमिनेंट पोजीशन क्या है, एप्पल का ब्रांड वैल्यू क्या है, एप्पल की फैन लॉयल्टी क्या है और किस तरीके से लोग एप्पल को लेना पसंद करते हैं। और हाँ, EMI स्कीम, बायबैक, कैशबैक, बैंक ऑफर्स, इन सब के दम पे ही आईफोन यहाँ पे काफी ज्यादा बिका है। अगर यहाँ पे चीजें नहीं होती तो आईफोन इतना ज्यादा नहीं बिकता, ये बात आप मेरी मान के रखिए। और एप्पल के लिए आने वाला समय काफी क्रिटिकल हो सकता है। अब देखने वाली बात है कि इस रेंज में कितनी ग्रोथ वो दिखाते हैं और किस तरीके से मार्केट को कैप्चर करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो लोग हैं वो कुछ आईफोन से एंड्रॉयड के ऊपर भी शिफ्ट हो सकते हैं फ्यूचर में। लेकिन काफी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ देखने को मिला। और फिफ्थ पोजीशन हमारे पास एक ऐसी कंपनी की जो कभी इंडिया के टॉप 2 या टॉप 3 में हुआ करती थी, और मैं बात कर रहा हूँ रियलमी की। रियलमी की जो ग्रोथ हुई है वो हुई है -10.6% की और 9.8% का मार्केट शेयर है, यानी कि रियलमी लगातार मार्केट को लूज कर रहा है। और उसके पीछे का रीजन ये है कि रियलमी यहाँ पे लगातार ओवर प्राइस्ड फोन्स को निकाल रहा है, जिसे वो कंसिस्टेंटली मेंटेन नहीं कर पा रहा। आफ्टर सेल सर्विस के अंदर लोगों को दिक्कतें आई है। तीसरी चीज है कि रियलमी के यूआई में ब्लोटवेयर्स भर भर के आते हैं, जहां बाकी कंपनी अपने प्रीमियम सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ा क्लीन रखने की कोशिश करती हैं। वीवो काफी हद तक क्लीन हो जाता है प्रीमियम के अंदर। रियलमी ऐसा कि फोन भी महंगा बनाएंगे, उसको महंगे में बेचेंगे और उसके अंदर ब्लोटवेयर भी डाल कर देंगे। इसके अलावा प्रॉब्लम इधर रियलमी के साथ ये है कि रियलमी के फोन्स के अंदर कैमरास इनकंसिस्टेंट है, जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी रियलमी को लोग यहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं दूसरे ब्रांड्स की तरफ से। उसके पीछे रीजन है कि अफोर्डेबल कैटेगरी में कुछ फोन्स हैं, चाहे रियलमी की P सीरीज ले लें जिसके अंदर कैमरास और प्रोसेसर काफी अच्छा है, नार्जो सीरीज उसकी ठीक लगी है। इसके साथ ही बजट में जो C सीरीज होती है वो इनका वॉल्यूम ड्राइवर है। एल्स रियलमी के पास ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग वेपन नहीं है आज के समय में कि लंबे समय तक ये लोग यहाँ पे कोई बड़ा कंपटीशन यहाँ पर दे पाए। बजट में ये लोग खेल रहे हैं, बजट से बाहर निकलते ही ये मार्केट में बहुत तरीके से पिट जाते हैं, ये एक चीज है। और हाँ, सिक्स्थ पोजीशन एक ऐसी कंपनी की जो तकरीबन मैं बोल रहा हूँ 7-8 साल के बाद टॉप 5 की पोजीशन लूज कर ली उसने, और मैं बात कर रहा हूँ Xiaomi की। Xiaomi ग्रुप के अंदर मैं बात कर रहा हूँ Xiaomi फोन्स की और Redmi फोन्स की। हाल ही में देखा तो इस साल Redmi ने सिर्फ अपने ज्यादा फोन्स को लॉन्च किया नहीं है। यहाँ पे Redmi 15 वगैरह कुछ फोन्स आए थे और Redmi Note 14 सीरीज थी जो लास्ट ईयर ही लॉन्च कर दी थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द फोन्स इसके इस साल बिके। लेकिन सच बता रहा हूँ Redmi Note 14, 14 Pro, 14 Pro Plus ये बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए, मार्केट में इतने बुरे पिटे कि Xiaomi की जो रैंकिंग होती है ना Redmi के कारण बहुत ज्यादा नीचे गिरी। इवन Xiaomi ने अपने Xiaomi 15 Ultra निकाला, लेकिन Xiaomi 15 बहुत महंगा फोन है, लिमिटेड बिकता है। 15 Ultra के तो कुछ 1000 यूनिट्स ही लोग बेच पाते हैं, जो ये लोग चाइना से लेकर आते हैं लिमिटेड यूनिट्स निकालते उतनी बिक जाती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम Xiaomi के साथ रही कि इस बार एक कमबैक एक्सपेक्ट किया जा रहा था, वो कमबैक लिया नहीं और फोन्स इन्होंने नहीं निकाले। एग्जैक्टली में हुआ क्या कि जो पुराने फोन्स थे ना उसका जो स्टॉक होता है ना वो क्लियर करने में लगी रह गई, और Xiaomi ने Xiaomi ब्रांड और Redmi ब्रांड से ज्यादा फोन्स पोको के अंदर निकाले, और पोको ने यहाँ पे फोन्स अच्छे तरीके से बेच दी। हालांकि Xiaomi और पोको को अगर मैं कंबाइन करूँ और सभी ब्रांड्स की अगर लिस्ट को कंबाइन करूँ, जैसे कि ओप्पो के अंदर OnePlus को डाल दूं और वीवो के अंदर iQOO को भी डाल दूं, और इस केस में Xiaomi और पोको को मर्ज कर दो ना, तो फिर Xiaomi 3rd पोजीशन पे आता है। लेकिन अगर मैं इनको सेपरेट देखो तो Xiaomi 6th पे गिरता है, जो हमने कभी सोचा नहीं था इस ब्रांड से। तो देखा जाए तो इस कंपनी को और ज्यादा फोन्स निकालने की जरूरत है, और ज्यादा काम करने की जरूरत है, और एक से कंपेटिटिव प्राइस में फोन्स निकालने की जरूरत है। और अब बात करता हूँ 7th पोजीशन की, जिसमें आती है मोटरोला। मोटरोला ने G सीरीज में G85 फोन बहुत भर भर के बेचा। इसके अलावा G सीरीज के और भी फोन यहाँ पे बिके, बजट में 15,000 रुपए तक G सीरीज के फोन बिके, और 20,000 में मोटरोला का Edge 60 फ्यूजन बहुत बिका इस बार। यानी कि मोटरोला इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन ब्रांड फ्रॉम इंडिया। 52.4
4% का ग्रोथ है इनका और 8.3% का मार्केट शेयर है। कहने की बात है कि मोटोरोला अपने फोन्स के ऊपर फोकस कर रहा है, काफी ज्यादा फोन्स उसने बेचा और मोटोरोला लगातार राइज कर रहा है। उसका वन ऑफ द मेजर रीजन है कि उसका ऑनलाइन फोकस होना, फ्लिपकार्ट के ऊपर एक्सक्लूसिव होना और फ्लिपकार्ट के अंदर ढेर सारे ऑफर्स वगैरह निकाल के फोन्स को बेचना। आज के समय में ज्यादातर फोन्स फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव होते हैं और उस चीज का बेनिफिट मोटोरोला यहाँ पर उठा रहा है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस कुछ लोगों को पसंद आता है और कुछ लोगों को इसका एज सीरीज में कैमरास पसंद आते हैं। जो मोटोरोला को आगे ग्रोथ करने से रोक सकती है चीज वो हो सकती है उसकी आफ्टर सेल सर्विस इशू, क्योंकि बाकी कंपनीज की आफ्टर सेल सर्विस काफी हद तक इंप्रूव हो चुकी है, लेकिन मोटोरोला की ये अभी भी अच्छी नहीं है और ये चीज रिकरिंग कस्टमर्स को रोक सकती है। दूसरी चीज जो मोटोरोला के लिए खतरनाक बात हो सकती है वो हो सकती है रिसेंटली मोटोरोला ने अपने पुराने फोन के अंदर अपडेट से ब्लोटवेयर डालना शुरू कर दिया है, जिस वजह से मोटोरोला है वो आगे लॉन्ग टर्म तक उसको दिक्कत आ सकती है कस्टमर्स को रिटेन करने में। अगर मोटोरोला ने ढंग के फोन आने वाले फ्यूचर में नहीं निकाले तो मार्केट को लूज कर सकता है और उसने अगर ब्रांड लॉयल्टी बनानी है तो कंसिस्टेंटली अपडेट के ऊपर काम देना, सर्विस के ऊपर काम देना, जिससे लोग मोटोरोला के लॉयल फैन बने और आगे चल के मोटोरोला पे अपग्रेड करे। इस चीज पर मोटोरोला को फोकस करने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल 7 पोजीशन मोटोरोला के लिए काफी अच्छी रहती है। इसके अलावा 8 पोजीशन पोको की है। पोको ने इस साल यहाँ पे पोको की X7 सीरीज को लॉन्च किया। पोको F7 भी आया था यहाँ पे। हालांकि बात है कि पोको F7 को वैसा रिस्पांस नहीं मिला जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था। X7 सीरीज भी बिकी, लेकिन बैटरी ड्रेन के इश्यूज के कारण पोको X7 को भी वैसा रिस्पांस देखने को नहीं मिला। इवन बात करें तो पोको ब्रांड का जो पूरा मार्केट शेयर है वो है 4.3% और जो उसकी ग्रोथ है वो है नेगेटिव में 21.9%, यानी कि रियलमी से भी ज्यादा पोको गिरा है। और अब Xiaomi और पोको एक साथ मिलकर काम करेंगे अगले साल और अगले साल की स्टार्टिंग से ही नए फोन्स को निकालना शुरू करेंगे और अब एक कमबैक दौर हो सकता है Xiaomi और पोको दोनों के लिए। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि पोको और Xiaomi ने इस साल पुराने फोन्स को ज्यादा शिप किया है, ये बात है, और पुराना जो डेड स्टॉक था उसे क्लियर किया है और अब आने वाले समय में नए फोन्स के लोग जगह बना रहे हैं ताकि किस तरीके से नए फोन ये लोग निकाल सके और लोगों को वो चीज दे सके जिसके लिए Xiaomi जानी जाती थी और पोको जानी जाती थी, यानी कि कम से कम प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट, यानी कि वैल्यू फॉर मनी। अगर प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा तो वो नहीं बिकेगा और अगर Xiaomi कंपनी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट निकालती तो उसका कमबैक होगा और Xiaomi पोको वैल्यू फॉर मनी को भूल के महंगा फोन बेचते रहते हैं जो ओवर प्राइस लगता है, तो मेरी बात मान के रखिए कि इनका मार्केट शेयर और नीचे कर सकता है। इसके अलावा 9th पोजीशन है iQOO जैसे ब्रांड की, जिसका जो मार्केट शेयर आता है वो आता है 3.3%। लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो -16.9% का मार्केट शेयर है, यानी कि नेगेटिव में ग्रोथ हुई है। और iQOO की बात है कि मैं आपको सच बता रहा हूँ, iQOO के फोन्स अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम बताऊँ क्या है, iQOO के महंगे फोन्स नहीं बिक रहे। iQOO 13 नहीं बिका इनका ज्यादा, iQOO 15 से भी उम्मीदें हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि iQOO 15 भी इतना ज्यादा बिकेगा। इसके साथ ही iQOO के ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग इसे प्रीमियम ब्रांड से एसोसिएट नहीं करते और iQOO अपने आपको गेमर से सेंटर करती है, जबकि सच बात है कि 30,000 रुपए के ऊपर आते ही लोग गेम खेलना कम कर देते हैं अपने मोबाइल फोन में। और लेटली जो गेमिंग हो रही है आज के समय वो 20,000 से 30,000 रुपए के फोन है। 20 से 30,000 का जो फोन होता है वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट लेता है, लेकिन जैसी जॉब लगती है कोई अच्छे फोन के ऊपर जाता है तो 30,000 रुपए के ऊपर उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है और गेमिंग की जो प्रायोरिटी रहती है वो तेजी से गिर जाती है, जिस वजह से iQOO को नुकसान हुआ। इवन iQOO ने अपने iQOO Neo 10 और Neo 10R वगैरह भी निकाले, ठीक ठाक बिके, कोई खास नहीं बिका। iQOO का जो मेजर वॉल्यूम निकला यहाँ से वो निकला iQOO की Z सीरीज से। Z सीरीज ही इनकी ठीक चली है, बिकी है, लेकिन वही फोन रीब्रांड होकर Vivo की T सीरीज में ही बिकता है। तो यानी कि दोनों का मिक्स खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे को लग रहा है कि iQOO जैसी कंपनी आने वाले फ्यूचर में अच्छा कर सकती है अगर अपनी थोड़ी जो वर्डिंग होती है ना गेमिंग से हटा के थोड़ा मेन स्ट्रीम लाए और थोड़े से अपने आप को मेन स्ट्रीम तक ले जाए, ऑफलाइन में थोड़ा एक्सपेंड करें, अच्छे फोन्स के साथ ही मार्केट में टिक सकते हैं। लेकिन फिर भी जो नंबर सीरीज से एक्सपेक्ट किए जा रहे थे वो नंबर्स वो डिलीवर नहीं कर पाए। और फाइनली अब मैं बात करता हूँ 10th पोजीशन किसकी है, वो है OnePlus। देखा जाए तो इस साल उसकी बहुत बेकार हालत रही, यानी कि OnePlus ने देखा जाए तो इस साल 30.5% की नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है और इसका जो मार्केट शेयर है वो सिर्फ 2.4% है। और इस साल OnePlus का बताऊं प्रॉब्लम क्या रही, यह बहुत कम फोन लॉन्च करे। उनका जो CE4 Lite था वो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फोन था, लेकिन CE5 Lite नहीं लाए, Note C5 Note 5 को इंट्रोड्यूस किया और वही इनके फोन्स बिके। इसके अलावा 13S उम्मीदें थी, वो इतने बड़े नंबर जनरेट नहीं कर पाया, ना ही 13R और 13। अब OnePlus 15 आया है और देख के ऐसा नहीं लग रहा कि OnePlus अपनी वो स्ट्रेटेजी को फॉलो करा है, क्योंकि OnePlus एक जमाने में फ्लैगशिप किलर ब्रांड था और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देता था। इवन बताऊं OnePlus के साथ प्रॉब्लम क्या है यार, OnePlus जो है ना
उसकी प्राइसिंग सही नहीं मैच कर रही उसकी। उसके फोन यहाँ पहले वैल्यू फॉर मनी लगते थे और ओवर प्राइस लगते हैं। और एक छोटा सा एग्जांपल दूं आप लोगों को, OnePlus 15 और 13 की प्राइसिंग चाइना में कंपेयर करूं तो चाइना में OnePlus 13 महंगा लॉन्च हुआ था, OnePlus 15 कम कीमत पे लॉन्च हुआ। तो इंडिया में एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि OnePlus 13 की प्राइसिंग को OnePlus 15 मैच करेगा या उससे कम होगा, लेकिन OnePlus 15 से महंगा लॉन्च कर दिया। इससे आप समझ के रखिए कि OnePlus थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट ड्रिवन हो रही है और थोड़ा सा ज्यादा महंगे फोन्स निकाल रही है और लिमिटेड फोन्स निकाल रही है। और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो ओप्पो जैसी कंपनी है ना, वो जानबूझ के OnePlus को थोड़ा रोक रही है, उसका ट्रू पोटेंशियल अचीव करने नहीं दे रही। और जिस वजह से जहां OnePlus 5th पोजीशन, 6th पोजीशन, 7th पोजीशन पे खेला करता था, वो सीधे 10th पोजीशन पे गिरना बहुत शॉकिंग चीज है, बिल्कुल। और हाँ, अगर हम बात करें तो इसके अलावा दूसरे ब्रांड्स भी हैं जो टॉप 10 की लिस्ट में जगह नहीं बना पाए, लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। लावा जैसा ब्रांड बहुत सही कर रहा है, 2% का मार्केट शेयर लेके बैठा है। 10,000 रुपए के सेगमेंट में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन ब्रांड, 15,000 रुपए में सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन ब्रांड है। यहाँ तक कि अग्नि सीरीज भी कमाल की है उनकी, यानी कि सारी चीजें सही कर रहा है और अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखा रहा है। और देखा जाए तो एंट्री लेवल फोन में जो ग्रोथ रेट है उसका वो 156% तक आता है 10,000 रुपए के सेगमेंट में, यानी 10-15 हज़ार में सही है। और अग्नि सीरीज के साथ प्रीमियम में भी ये लोग खेलते रहेंगे, यानी कि लावा जैसी कंपनी लंबे समय से टिकी हुई है, आज भी टिकी है और धीरे धीरे मार्केट शेयर ग्रैब कर रही है। और रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया कि वो लावा फोन्स को अब बेचेंगे यूके के अंदर, लंदन के अंदर। कितनी अच्छी बात है कि इंडिया से बना हुआ फोन इंडियन कंपनी का यूके, ब्रिटेन में बिकने जा रहा है। आप खुद सोच के देखिए कि कितना बढ़िया काम हो रहा है यहाँ पे। ऊपर से लावा ने प्रॉमिस किया है कि वो कभी भी ब्लोटवेयर नहीं डालेंगे, तो वो एक काफी कमाल की बात है जो बाकी कंपनीज फॉलो नहीं कर रही। इसके अलावा बात करें तो नथिंग जैसा ब्रांड ठीक ठाक ग्रो किया था। नथिंग का फोन 3A, 3A Pro यहाँ पे बिके हैं। 3A Pro इतना ज्यादा नहीं बिका, फोन 3A बिका। CMF फोन 2 Pro वाकई में बिका है, वो फोन वहां पे अच्छा था, जिस वजह से नथिंग को यहाँ पे वॉल्यूम मिला है। लेकिन प्रॉब्लम बताओ नथिंग के साथ क्या, फोन 3 जिससे उम्मीदें लगाई जा रही थी बिल्कुल नहीं चला, बहुत ही बुरा पिटा वो फोन। और सच बात बता रहा हूँ, उस फोन के ऊपर इतना बड़ा डिस्काउंट ऑफर डील निकाल के भाई उसका थोड़ा बहुत स्टॉक क्लियर किया गया, वरना वो फोन बिल्कुल नहीं बिकना था। बहुत बुरी हालत हुई उस फोन की। इसके अलावा 3A Lite जैसा फोन निकालने की सोच रहे, लेकिन मेरे को नहीं लगता वो भी कुछ चलेगा। नथिंग को ना यार बहुत ही ज्यादा मेन स्ट्रीम ब्रांड पे जा रही है। मेरे हिसाब से नथिंग को थोड़ा बैक ट्रैक करना चाहिए और मोबाइल फोन्स के अंदर वो चीजें लानी चाहिए जिसके लिए वो जानी जाती थी। यार सही प्रोडक्ट सही दाम पे लाओ। अगर आप सही प्रोडक्ट सही दाम पे नहीं लाओगे तो आप में और OnePlus में क्या फर्क रह गया यार। ये बात है, देखते हैं नथिंग के साथ क्या रहता है। लेकिन इस साल मुझे उनके कोई ज्यादा खास फोन पसंद नहीं है। लास्ट ईयर तक फोन 2A सीरीज और CMF फोन अच्छे थे, लेकिन इस बार CMF फोन 2 Pro को छोड़ के और नथिंग फोन 3A को छोड़ के बाकी प्रोडक्ट तो मेरे को टोटली बकवास लगे। जिसका जो रिजल्ट है वो नथिंग को दिख रहा है कि यार उनको थोड़ा बहुत गिरावट उन्हें देखने को मिली है, काफी हैवी डिस्काउंट लगा के फोन बेचने की कोशिश करी। इसके अलावा बात करें तो पिक्सल फोन से उसका कुछ पॉइंट में मार्केट शेयर आता है 0.4-0.5% के अराउंड, कोई ज्यादा नहीं है पिक्सल का। हालांकि पिक्सल को ग्रोथ पिक्सल 9 है उनके बिके और पिक्सल 10 सीरीज से थोड़ी बहुत ग्रोथ मिली ताकि AI पावर्ड फोन से ये लोग अपने फोन्स को बेचते हैं। लेकिन पिक्सल के साथ बात है कि फोन्स काफी ज्यादा महंगे और ओवर प्राइस लगते हैं। बस उनके साथ एक अच्छी बात है कि AI के वो फीचर देखने को मिलते हैं जो और कोई नहीं देता, यानी कि बहुत तगड़े AI वाली चीजों पे काम करा है और कैमरास भी उसके ठीक ठाक है। लेकिन हाँ, फिर भी अपने आपको एक प्रीमियम पोजीशन उन्होंने रखा है। और कहीं ना कहीं जो पिक्सल फोन्स होते हैं आने वाले समय आईफोन को भी यहाँ पे टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकेशन वाला गेम नहीं खेल रहे ये लोग, अलग गेम खेल रहे हैं जो एप्पल ने खेला था, गूगल वही गेम खेल रहा है। तो देखते हैं फ्यूचर में पिक्सल के साथ क्या रहता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में एग्जैक्टली में बुरी हालत किन ब्रांड की है, तो मैं सच बता रहा हूँ इस समय ट्रांजियन होल्डिंग, इन्फिनिक्स, आईटेल, टेक्नो तीनों की बहुत बुरी हालत है। आईटेल तो चलो फीचर फोन बना के मार्केट में टिका हुआ है, लेकिन स्मार्टफोन मार्केट में कुछ खास पकड़ नहीं है। इन्फिनिक्स 10-15 हज़ार में कुछ फोन निकाल देता है, लेकिन फिर भी 20,000 रुपए के सेगमेंट या बजट पे जो उसने पकड़ बना के रखी ना, वो यहाँ पे लूज कर रहा है और उसे वहां पे वो ग्रोथ नहीं मिल रही जो एक टाइम पे मिला करती थी। और इवन टेक्नो के साथ है। देखो बात यह कि प्रोडक्ट इनके कुछ अच्छे थे, लेकिन मेजॉरिटी प्रोडक्ट काफी मीडियोकर थे, जिसका इम्पैक्ट इनकी सेल्स पे दिला। इन्होंने काफी कोशिश करी अपने को प्रीमियम दिखाने की, अल्ट्रा प्रीमियम, लेकिन खास कुछ दिखा नहीं पाया। कुल मिला के बात है कि सही फोन्स नहीं निकाल रहे और ब्रांड का परसेप्शन प्रीमियम नहीं है, जिसकी जो दिक्कत है वो उन्हें देखने को मिलेगी लॉन्ग रन में। और अगर ये अपने प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर सब चीज़ों को प्रीमियम रखे, अपने आपको अच्छा एक्सपीरियंस दे और लोगों को वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट अगर अच्छे तरीके से प्रोवाइड करें,
जहाँ पे लोगों को यूज़ करने में, रिकमेंड करने में मज़ा है, तो शायद ये कंपनी आगे बढ़ सकती है। लेकिन हाल फिलहाल कंपनी को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। बाकी बात करें तो इंडिया में बहुत सारे और स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं, लेकिन उनकी बात मैं करता नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे उनका है नहीं, और कुल मिला के जो 100% है वो यहाँ पर हो जाता है। इसके अलावा बात करें तो इंडिया के अंदर है ना, ज़्यादातर जो ब्रांड रहते हैं ना, इनके अलावा वो सब 4-5% की मार्केट शेयर इनका कंबाइंड होकर मिल पाता है। तो आप सोच सकते हैं क्या बुरी हालत चल रही है इन कंपनीज की। बाकी देखते हैं कि फ्यूचर या अगले साल की जो रैंकिंग रहती है वो किस तरीके से रहती है, और क्या उसके अंदर इंप्रूवमेंट होता है, और कौन सी कंपनी ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ये देखने वाली बात होगी। बाय द वे, आप लोगों की नज़र में रैंकिंग कैसी है? क्या सही है कि गलत है? आप इससे एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो? नीचे कमेंट बात बताना ना भूलना। और हाँ, वीडियो में अगर कुछ भी नया सीखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एक बार कहीं मत जाना। थैंक यू बने रहने की। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।